हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 9th का हिंदी का मॉडल पेपर। हिंदी में आंसर के सहित यानी उत्तर सहित आपको ये यहाँ पे दिखाया गया है या बताया गया है। ये एक बार आप सब देख लेंगे कि आपके पेपर का पैटर्न किस तरह का आता है 9th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे समय 3 घंटे 15 मिनट का आता है, लगभग 3 का ही, और पूर्णांक हमारा 70 होता है। 70 नंबर का हमारा पेपर आएगा। सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड ए तथा खंड ब हैं। खंड ए में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं, यानी OMR सीट पे आपको इनके आंसर भरने हैं। खंड ए के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दे, यानी जो OMR सीट है उसी पे आपको आंसर देना है, कॉपी में नहीं लिखना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं उनके नंबर भी उन्हीं के सामने लिखे हुए हैं। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड ब में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न करें। ये आपके निर्देश हैं कि आपको इस तरह से अपना पेपर करना है। ये आपका आता है खंड ए। इसमें आपके कितने क्वेश्चन हैं? 20 क्वेश्चन है। और वे क्वेश्चन कौन से हैं? बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पे पहला, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है? तो इन्होंने यहाँ पे आंसर भी दे के बताया है। भारतेंदु युग की समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी तक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर दिया हुआ है कि भारतेंदु युग की समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी तक है। ये वाला इन्होंने पूछा है नहीं है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपको जो डी है, तो डी में आपको गोला भरना है अपना OMR सीट में। इसी तरह से आपके यहाँ तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, इधर भी 20 तक। आपका खंड ब, खंड में दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप यहाँ से यहाँ तक ये गद्यांश देख लेंगे, इसे पढ़ के देखेंगे ये आपके कौन से पार्ट से आया हुआ है, क्योंकि आपका कोर्स हाफ ईयरली का पूरा हो चुका है, सभी का हो गया होगा। तो आप इसे पढ़ के देखेंगे कि आपके पहले दूसरे तीसरे कौन से पार्ट से लिया गया है। फिर इसके नीचे के क्वेश्चन देखेंगे। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको सबको आता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिख के भी दिखाया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मंत्र कहानी से उद्धृत है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। संदर्भ हमारा यही होता है, हमारा कोई सा भी लेसन आ जाए तो हमें संदर्भ उसी का लिखना है, क्योंकि हमें पाठ और लेखक का नाम ही चेंज होता रहता है, बाकी सारा सेम ही रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इन्होंने व्याख्या भी करके दिखाई है। ठीक है, ये व्याख्या इन्होंने करके दिखाई है, आप इसे पढ़ लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, व्याख्या में यानी हमें इससे रिलेटेड ही लिखना है पढ़ के, जो हमने पढ़ा है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, माँ बाप बेटे का क्या देखना चाहते थे? तो यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने कि माँ बाप बेटे का विवाह देखना चाहते थे, ये और बाकी का दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर है अथवा। यहाँ पे अथवा एक हमारा गद्यांश ऊपर आया था, एक गद्यांश इन्होंने यहाँ दिया है कि पोथियों की नकल होने लगी, नकलों के और नकलों के पहाड़ लग गए। इसे भी आप पढ़ लेंगे। तो 2 गद्यांश आपके आएंगे जो आपको इजी लगे, आपको जिसके पार्ट और लेखक का नाम याद हो आप उसे करेंगे। इसी तरह इसी के भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे जिनके आपको आंसर देने हैं। जिस गद्यांश के प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, किसकी उन्नति होने की बात कही जा रही है तथा कैसे स्पष्ट कीजिए। ये इन तीनों के क्या ख गया 3 ही क्वेश्चन आए हैं। यहाँ इसका संदर्भ दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित तोता शीर्षक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इसे आप लिख देंगे। फिर इसका दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये 2 क्वेश्चन तो सभी में आएंगे और एक अदर क्वेश्चन भी आपका
आएगा तो आप उसे कर देंगे। फिर यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेंगे, आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 गद्यांश आएंगे, 2 में से आपको एक करना है। और नंबर भी आपका दिया गया है, कितने नंबर का है ये दिया गया है कि ये 6 नंबर का है। 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, तो आपको करने हैं इस तरह से। आता है 22वां क्वेश्चन, वो 21वां था। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपका पद्यांश किस में आता है? आपकी काव्यखंड में आता है, जिसे हम पदखंड या काव्यखंड भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे कबीरदास, रैदास, मीराबाई पाठ आते हैं। तो यहाँ पे इस तरह पद्यांश दिया हुआ है। पद्यांश में यहाँ पाठ आया है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल मोर मुकुट। आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि ये मीराबाई का है। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, का, खा, गा, 3 क्वेश्चन दिए हैं। आप चाहे तो क्वेश्चन पढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ एग्जाम में आपको ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ लिखते हुए उसकी व्याख्या कीजिए और काव्यगत सौंदर्य भी बताइए। तो आप ऐसे कर देंगे जैसे अधिकतर आपको क्लास में कराया जाता है, या जैसे अगर इस तरह से पेपर आता है तो ऐसे लिख देंगे, मीरा कृष्ण के किस रूप को अपने में बसाना चाहती थी? मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचल गोपाल का आशय स्पष्ट कीजिए। मोर मुकुट मकराक्रंत में कौन सा अलंकार है? ठीक है, मैं की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा होगा? जब जहाँ मैं की आवृत्ति होती है, हम इन्हें देख लेते हैं कि मैं, तो हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ इन्होंने भी इसके उत्तर दिखाए हैं, ठीक है, उत्तर दिया है। ये क्या का है? मीरा कृष्ण के आकर्षक स्वरूप को देखकर मोहित होती है। ये पूरा आप पढ़ के देख लेंगे। यहाँ तक पहले का कै का है, ये खे का है और ये गै का है। यहाँ पे ये मैंने बता दिया आपको अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि मैं वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है। अगर 1 से अधिक बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार आता है, ठीक है। अथवा में ये भी आया, ये आप देख लेंगे। ये आपका दूसरा ध्यान से यहाँ तक, ठीक है। फिर ये आपके आ गए क्वेश्चन, फिर इसके आंसर है। ये क्या का आंसर है यहाँ से, इसके बाद आपका क्या का पहला और दूसरे का और तीसरे का, ये इन्होंने आंसर दिए। आंसर नहीं आए तो आपको संदर्भ, प्रसंग, काव्यगत सौंदर्य लिखना है, ठीक है। अब इसी तरह आपका है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पे आपको दे दिया है संस्कृत का एक गद्यांश, ठीक है। अब इसका आंसर दिया है उत्तर में संदर्भ। इन्होंने प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के कृष्ण गोपाल नंदनाह नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी व्याख्या दी हुई है, या हिंदी अनुवाद करके आप इसे लिख देंगे। अथवा में या तो आप इसे करेंगे या इसे करेंगे, एक ही आपको करना है। संतान सज्जनाम आचार सदाचारा ये जनाः सदैवं विचारयन्ति। दूसरी आपका गद्यांश ये वाला आया है, आप चाहे तो इसे कर सकते हैं, चाहे इसे कर सकते हैं। ये आप देख लेंगे, यहाँ से आगे यहाँ तक का दिया गया है, कुर्वंती तक सदाचार वाले पाठ से लिया गया है। ये इन्होंने इसका संदर्भ दे दिया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के सदाचाराः नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर इसकी व्याख्या या हिंदी अनुवाद लिख के आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, इसमें 2 दिए गए हैं। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यानी एक श्लोक आपको आएगा, उसका संदर्भ और अनुवाद लिखने के लिए आएगा, और एक आपको गद्यांश आएगा। इसमें भी गद्यांश और पद्यांश होते हैं, या श्लोक भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है चक्षुषा मनसा कर्मणा। इसका संदर्भ दिया है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। फिर इसका यहाँ पे अनुवाद लिख देंगे, ठीक है। ये भी आपको अथवा में दिया गया है, ठीक है। या तो ये वाला करेंगे आप एक श्लोक, या ये वाला श्लोक करेंगे। दिया है स च नित्यम प्रशांतात्मा मृदु पूर्वम च भासते उच्चमानो अपि पुरुषाम नो उत्तरम प्रतिपद्यते। यह इस वाले को कर देंगे। यह आपका पुरुषोत्तम रामाह नामक पाठ से लिया गया है। ये आप यहाँ पे इसका संदर्भ और अनुवाद दोनों चीजें देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 24वां, दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। यानी दीपदान एकांकी या लक्ष्मी का स्वागत में से आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ भी अथवा में ही आया है, अथवा आ गया ना यहाँ पे। दीपदान एकांकी या लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में से किसी एक पर आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। वहां पे किसी और का भी आ सकता है, पन्नाधाय का चरिचित्रण भी आ सकता है, सारांश भी आ सकता है। दीपदान एकांकी का कोई क्वेश्चन का हेर फेर हो सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। मैंने आपको लिखवा दिया है क्लास में, और जितने भी बच्चे हैं हमारे यूपी बोर्ड के, सबको अपनी क्लास में करा दिया गया होगा, ठीक है।
अब आता है आपका निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लेखक दिए हुए हैं, देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा। वहाँ पे आपको पंडित प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद और भी कोई सा मिल जाएगा लिखा हुआ, जरूरी नहीं कि यही आएंगे या इनमें से भी मिल सकता है, पता नहीं, कोर्स है कहीं से भी आ सकता है, आधे कोर्स में से अगर हाफ ईयरली एग्जाम है तो आप यहाँ पे देख लेंगे। इन्होंने आंसर भी लिख के दिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इन्होंने लिख के दिया है आपको, तो आप देख लेंगे यहाँ पे, इसे पढ़ लेंगे या अपनी बुक में से पढ़ लेंगे। बस आपको ये समझाना है कि आपके 3 आएंगे जीवन परिचय किसी भी लेखक के और आपको एक करना है, ये आपका गद खंड का है। ठीक है, ये आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप इसे पढ़ लेंगे या देख लेंगे, आपको समझाना पैटर्न है कि आपका एग्जाम कैसे आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने दे दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय दिया है। और तीसरा इन्होंने दिया है महादेवी वर्मा। आपको एग्जाम में केवल एक लिखना है, यहाँ पे इन्होंने तीनों लिख के दिखाए हैं। जब आएगा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखे, तो आपको एक का लिखना है, लेकिन इन्होंने तीनों का लिख के दिखा दिया है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पदखंड यानी काव्य खंड। इन्होंने दिया है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे दिया है कबीरदास, मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त। ये हमारे काव्य खंड यानी जिसे हम पदखंड भी बोलते हैं उसका दिया हुआ है। तो इन्होंने लिख के भी दिखाया कबीरदास का, सारे के सारे इन्होंने लिख के दिखाए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में केवल एक लिखना है जो उनसे आपको अच्छे से याद हो। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ यानी कंठस्थ का मतलब होता है याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया है। श्लोक जैसे हमारे आए थे ना, क्या तो पुरुषोत्तम रामा पाठ का या वंदना का या और भी कोई सा जो पाठ है सुभाषितानी का, उनमें से भी 2 लाइन का या 4 लाइन का अपना याद किया हुआ एक श्लोक आपको लिख देना है। इन्होंने लिख के भी दिखाया है, इन्होंने वंदना का लिख के दिखाया, तेजोवशी तेजोमयी देहि, वीर्यमशी वीर्यमयी देहि, बलमशी बलमयी देहि, ओजोवशी ओजोमयी देहि, ये वंदना से लिया गया है। इसी तरह आपको याद किया हुआ लिखना है जो इस पेपर में नहीं आया हो। अब आया आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्नों यानी 2 नंबर 4 क्वेश्चन दिए हैं जिनमें से आपको 2 करने हैं और इनके आंसर भी दिए हैं, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, खा गा घा सबके इन्होंने आंसर भी दे के रखे हैं, आप देख लेंगे। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। इनमें से किसी एक का अर्थ बताना है, 4 दी हुई है। ठीक है, 1 नंबर की, 1 नंबर की है ये, तो आप इन्हें देख लेंगे। ठीक है, इन्होंने करके भी दिखाया कै का और खे का, इन्होंने सबका करके दिखाया, लेकिन आपको किसी एक का करना है। ओके, फिर 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 दिए हुए हैं, आपको 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। वह आंख से काना है, सज्जन सुख से जीते हैं, राम जाता है, बालिका पढ़ती है। आप इन्हें देख लेंगे और इनका संस्कृत में अनुवाद करना है, इन्होंने यहाँ करके भी दिखाया है। जो आपके एग्जाम में आएंगे आपको उनका करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है 30वां, यहाँ पे दिया हुआ है अपने प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको कोई भी आ सकता है, फीस माफी का आ सकता है, 1 दिन की या आवश्यक कार्य के लिए, छुट्टी के लिए आ सकता है। तो आपको अपने विद्यालय के लिए लिखना है ना, अपने प्रधानाचार्य को लिखना है आपको। इन्होंने यहाँ लिख के भी दिखाया है प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ किसी और कॉलेज का नाम डाला हुआ है, लेकिन आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको अपने अपने, जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा और उसे एप्लीकेशन आती है लिखने के लिए, तो सब बच्चों को अपने अपने कॉलेज का नाम डालना है, और जो हमारे बच्चे हैं वो अपने कॉलेज का नाम डालेंगे। ठीक है, विषय शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, शुल्क मुक्ति की एप्लीकेशन आई है, लेकिन वहाँ आपको जरूरी नहीं कि यही आएगी, लेकिन लिखने का पैटर्न जो भी विषय पे आ रही है आपको उसे लिखना है, सब ये लिख देंगे और अपना नाम लिखना है। आपका आज्ञाकारी शिष्य है तो शिष्य लिखना है, लड़की है तो शिष्य लिखना है, और अपना नाम लिखना है, अपनी कक्षा लिखनी है, अपना सेक्शन लिखना है। ओके, और ये भी आपको अथवा में आएगा, यानी 2 एप्लीकेशन आएंगी आपको लिखने के लिए, 2 प्रार्थना पत्र आएंगे, उनमें से जो आपको याद हो एक वह वाला आपको कर देना है। तो यहाँ पे दूसरा है अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का आश्रमिक अवकाश मांगा गया हो। फिर इसे लिख देंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, यहाँ अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। ठीक है,
विषय लिख देंगे अस्वस्थ होने के कारण एक दिन का आकस्मिक या अचानक से अवकाश लेना पड़ रहा। अपना नाम लिख देंगे, ठीक है, अपना नाम लिखेंगे, अपना सेक्शन लिखेंगे, और लड़का है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य करके आप लिख देंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और आ सकता है, इसमें दिया हुआ नहीं है, आपको निबंध भी आएगा। कोई एक विषय पर आपको निबंध भी लिखने के लिए आ सकता है कि विज्ञान के चमत्कार, या विज्ञान और मानव जीवन पर निबंध लिखिए, या कंप्यूटर पर निबंध लिखिए, या दहेज प्रथा, प्रदूषण, किसी भी त्योहार पर एक निबंध भी आपको अवश्य ही देखने के लिए एग्जाम में मिलता है। तो आई होप आपके ये समझ में आ चुका होगा कि आपका जो पेपर है वो पैटर्न आपके पेपर का यही है, इस तरीके का आपका पेपर आएगा। तो आप इसे अच्छे से देख लेंगे और इसे समझ लेंगे और अच्छे से अपना याद करेंगे एग्जाम से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।